हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वो ब्रिटिशर्स के बारे में, अंग्रेजों के बारे में कंप्लीट कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेन के बारे में, जो नई यूरोपीय कंपनी थी जो अंग्रेजों के बाद भारत में आई थी। तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा देख लेते हैं कि डेनों के बारे में क्या था। तो डेन जो है, डेन के बारे में बात किया जाए तो अंग्रेजों के बाद भारत में आने वाली ये, यानी अंग्रेजों के बाद ये भारत में जो आने वाली यूरोपीय कंपनी थी। अंग्रेजों के बाद भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी थी। ये कब आई थी? 1616 में। 1616 में अंग्रेजों के बाद भारत में आने वाली पहली कंपनी थी। फिर इसके बाद 1620 में, 1620 में डेन ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। कहां पे खोली? तंजौर जिले के ट्रांकेवोर में। तंजौर जिले के ट्रांकेवोर में, तंजौर जिले के ट्रांकेवोर में पहली व्यापारिक कोठी खोली। 1620 में तंजौर जिले के ट्रांकेवोर में पहली व्यापारिक कोठी खोली। इसके बाद 1676 में बंगाल के सीरमपुर में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहां पे खोली थी? बंगाल के सीरमपुर में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। इसके बाद 1735 में क्या किया? 1735 में, यानी ये डेन ने अपनी सारी जितनी भी इसके पास फैक्ट्री थी सब चीजों को कहां पे? अंग्रेजों को बेचकर यहां से चले गए। 1735 में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी फैक्ट्री बेचकर चले गए यहां से। फैक्ट्री 1735 नहीं, 1745 में फैक्ट्री बेचकर चले गए। ये 1745 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी फैक्ट्री बेचकर चले गए। इसके अलावा 1731 में, 1731 में एक और अन्य यूरोपीय कंपनी थी, उसका नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक अन्य यूरोपीय कंपनी का नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो ये हुआ था चीन के व्यापार के साथ। चीन के साथ व्यापार करने के लिए एक 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए नहीं थी, बल्कि चीन के साथ व्यापार करने के लिए 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से जो डेन से रिलेटेड जो फैक्ट थे, जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, वो चीजों को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है वो फ्रांसीसी, जो नेक्स्ट यूरोपीय कंपनी थी। नेक्स्ट यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी। तो जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो फ्रांस के शासक थे लुइस 14 के जो प्रसिद्ध मंत्री थे उनका नाम था कोलबर्ट। उनके प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। तो जो फ्रांस के शासक थे, फ्रांस के शासक नाम था लुई 14। फ्रांस के शासक लुई 14। इनके जो प्रसिद्ध मंत्री थे, इनका नाम था कोलबर्ट। यानी कोलबर्ट के प्रयासों से क्या हुआ था? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी। अब कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था कंपनी एंड
एंड द ओरिएंटल, कंपनी एंड द ओरिएंटल, कंपनी का नाम था कंपनी एंड द ओरिएंटल, जो फ्रांसीसी कंपनी 1664 में 1664 में 1664 में स्थापित हुई थी। इस कंपनी का नाम था कंपनी एंड द ओरिएंटल, और किसके, ये कोलबर्ट के प्रयासों से हुई थी, जो फ्रांस के शासक के प्रसिद्ध मंत्री थे। इसकी बात किया जाए तो ये जो कंपनी थी, कंपनी का निर्माण किसने किया था? कंपनी का निर्माण कोई व्यापारिक सभा ने किया था, नहीं किया था, यानी व्यापारिक जो बिजनेसमैन की कोई यूनियन ने नहीं किया था, ये बल्कि सरकार ने खुद किया था, यानी ये सरकार के द्वारा की गई थी। यानी इससे पहले जितने भी, यानी जो भी यूरोपियन कंपनी आई थी, चाहे वो अंग्रेजी की हो, और चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे वो डच हो या डेनिश हो, कोई भी वहां की व्यापारिक सभा मिलकर, यानी व्यापारियों ने मिलकर एक सभा का गठन किया था कि हमें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है, मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना है। तो उन सब ने मिलकर वहां पे गठन किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सरकार ने ही एक फ्रांसीसी कंपनी का गठन किया था, और जितना भी खर्चा होता था, जितना भी एक्सपेंशन होता था, जो भी ट्रेड करने में, वो सब सरकार पूरे खर्चों का वहन करता था। यानी सरकार के द्वारा ही खर्चों का वहन भी किया जाता था, सरकार के द्वारा खर्चों का वहन भी किया जाता था। इसके अलावा इसमें और बात किया जाए तो जो फ्रांसीसी थे, वो फ्रांसीसी पहले भारत नहीं आए थे, ये पहले मेडागास्कर द्वीप गए थे। यानी फ्रांसीसी मेडागास्कर द्वीप गए थे कि हमें वहां पे उपनिवेश बनाना है, हमें वहां पे अपना ट्रेड को बढ़ाना है, ताकि वहां से हम व्यापार को आगे बढ़ा सके। लेकिन मेडागास्कर द्वीप में वो अपना उपनिवेश बनाने में सफल नहीं हुए। तो जो फ्रांसीसी थे, सबसे पहले कहां गए थे? मेडागास्कर द्वीप गए थे। अब मेडागास्कर द्वीप गए थे ताकि वहां अपना उपनिवेश बना सके मेडागास्कर द्वीप को, लेकिन उपनिवेश बनाने में सफल नहीं रहे। अभी मेडागास्कर द्वीप का है, ये अफ्रीका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल समुद्र तट पे है। जैसे ये मान लेते हैं ये अफ्रीका हो गया, एंड देन यहाँ पे ये मेडागास्कर द्वीप हो गए, ये मेडागास्कर आइलैंड यहाँ पे है। ये जैसे अफ्रीका हो गए कॉन्टिनेंट। तो ये जो है यहाँ पे मेडागास्कर, तो सबसे पहले यहाँ पे गए थे फ्रांसीसी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना उपनिवेश नहीं बना पाए। जब उपनिवेश नहीं बना पाए तो उन्होंने सोचा कि अब हमें भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत में सारी जितने भी यानी यूरोपियन कंपनी है वहां पे अच्छा खासा ट्रेड कर रही है और उनको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो हमें भी ये भारत जाना चाहिए और हमें भी वहां पे जो भी मसालों का व्यापार है उनसे एक हिस्सा प्राप्त करना चाहिए, यानी पूरे व्यापार में ही कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बाद में आए थे। तो इन्होंने 1667 में 1667 में जो वहां से फ्रांसीसी कंपनी का दूसरा दल निकला, यानी जो पहला दल तो मेडागास्कर द्वीप गया था, अब फ्रांसीसी कंपनी का दूसरा दल निकला, वो निकला था भारत की ओर, दूसरा दल निकला। अब ये दूसरे दल का जो नायक था, नायक का क्या नाम था? फ्रैंको कैरो। जो नायक का नाम फ्रैंको कैरो था, तथा इसके साथ एक इम्फान का निवासी भी था जिसका नाम था मरकान। यानी एक था दूसरा दल जो निकला था, उसका नायक था फ्रैंको कैरो, तथा एक इम्फान का निवासी उसके साथ था, उसका नाम था मरकान। अब जो फ्रैंको कैरो जब ये भारत में आया तो इसने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली, यानी 1668 में 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो ने पहली व्यापारिक कोठी खोली। यानी फ्रांसीसियों के लिए पहली व्यापारिक कोठी किसने खोली थी? फ्रैंको कैरो ने। और कहां पे खोली थी? सूरत में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अलावा में जो मरकान था, मरकान ने 1669 में 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान थे,
गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था, और अधिकार पत्र के तहत उसे मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मिल गई थी। गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिए, जिसके तहत मरकान ने मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। यानी मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली थी। इसके अलावा तो यहां पे पहली व्यापारिक कोठी और दूसरी व्यापारिक कोठी हो गए। अब इसके बाद 1672 में 1672 में जो मद्रास के निकट सांथोमी था, सांथोमी को फ्रांसीसियों ने ले लिया। जो मद्रास के निकट सांथोमी को फ्रांसीसियों ने ले लिया। लेकिन क्या वो एक वर्ष के बाद, यानी जब ये सांथोमी को लिए थे उसके एक वर्ष के बाद ही डचो और गोलकुंडा के सुल्तान ने मिलकर क्या किया, जो फ्रांसीसियों के जो नौसेना थी नेवी पर आक्रमण कर दिए। और जब नेवी पर आक्रमण कर दिया तो नेवी हार गई जो फ्रांसीसियों की, और फ्रांसीसियों की नेवी हार गई तो उन्हें सांथोमी डचो को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी अब सांथोमी किसके पास आ गया था, डच के पास आ गया। यानी जो मद्रास के निकट सांथोमी था, यहाँ पर डचो और साथ में गोलकुंडा के सुल्तान ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, फ्रांसीसी नौसेना के ऊपर, और इसमें इनकी जीत हुई। तो इनको क्या देना पड़ा, सांथोमी डचो को देना पड़ा। यानी अब सांथोमी किसके पास आ गए, डचो के पास आ गए। तो इस तरीके से सांथोमी डचो के पास आ गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी महानिदेशक कौन था, फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसीसी महानिदेशक था फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसीसी महानिदेशक कौन था, फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसीसी महानिदेशक था फ्रैंको मार्टिन। और वेलाम द लेस्पिने, यानी फ्रैंको मार्टिन और जो वेलाम द लेस्पिने था, इसने क्या किया, वलिकोंडापुरम, यानी वलिकोंडापुरम, जो वलिकोंडापुरम के जो मुस्लिम सूबेदार थे, यानी मुस्लिम सूबेदार था वहां का, उसका नाम था शेर खा लोदी। यानी जो फ्रांसीसी महानिदेशक था फ्रैंको मार्टिन और जो वेलाम द लेस्पिने था, वो वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खा लोदी से एक गांव प्राप्त कर लिए, यानी वहां से एक गांव प्राप्त कर लिए, और उस गांव पे एक फ्रांसीसी बस्ती बसा दी, और उस फ्रांसीसी बस्ती का नाम पड़ा पांडिचेरी, जो आज का पुदुचेरी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो एक गांव प्राप्त कर लिए, वहां पे फ्रांसीसी बस्ती बसा दिए, और उसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, उसका नाम पड़ गया पांडिचेरी, जो आज का पुदुचेरी है और हमारा केंद्र शासित प्रदेश, हमारी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जिसका नाम पुदुचेरी है। यहाँ पे किलेबंदी कर दी इसने, यही किलेबंदी की अनुमति भी थी और इसने किलेबंदी कर दी। लेकिन 1694 में अंग्रेज समर्थित डचों ने क्या किया, ये पांडिचेरी फ्रांसीसियों से ले लिया। यानी 1694 में 1694 में अंग्रेज समर्थित डचों ने पांडिचेरी ले लिया फ्रांसीसियों से। लेकिन 1697 में 1697 में क्या हुआ, रेजविक की संधि के अनुसार, जो रेजविक की संधि थी, रेजविक की संधि के अनुसार पांडिचेरी फिर से फ्रांसीसियों को वापस मिल गई, पांडिचेरी फिर से वापस मिल गई।
ये हो गया। इसके अलावा और अगर कुछ फैक्ट की बात कर ली जाए तो बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां। तो जो बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां, उन्होंने ये फ्रांसीसियों को एक यानी जमीन दी थी। उस जमीन में फ्रांसीसियों ने 1690 से 1692 में एक फ्रांसीसी बस्ती का निर्माण किया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, चंद्रनगर बस्ती का। यानी 1674 में जो बंगाल के सूबेदार थे उनका नाम था शाइस्ता खां। इन्होंने क्या दिया था, फ्रांसीसियों को जमीन दी थी। उस जमीन में 1690 से 1692 में इन्होंने चंद्रनगर नाम की पुर्तगाली बस्ती का निर्माण कर डाला। इसके अलावा 1720 में जो 1720 में जो फ्रांसीसियों का यानी रिकंस्ट्रक्ट, यानी फ्रांसीसियों ने अपने आप को पुनर्निर्माण किया, क्योंकि फ्रांसीसी कमजोर होते जा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को पुनर्निर्माण किया ताकि अपने प्रेस्टीज को यानी बढ़ा के रख सके 1720 में। तो इन्होंने अपनी यानी रिकंस्ट्रक्शन किया, पुनर्निर्माण किया इंडीज की चिर स्थायी कंपनी के रूप में इंडीज की चिर स्थायी कंपनी के रूप में फ्रांसीसियों ने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट यानी पुनर्निर्माण किया। इसके अलावा और अगर बात की जाए तो 1721 में मॉरिशस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। 1721 में मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। 1725 में मालाबार के समुद्र तट पर माही को कब्जा कर लिया। और 1739 में कारिकल को 1739 में कारिकल को कब्जा कर लिया। 1721 में मॉरिशस को कब्जा कर लिया। 1725 में माही को कब्जा कर लिया। 1739 में कारिकल को कब्जा कर लिया। इस तरीके से फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कैसे युद्ध हुए थे, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच आंग्ल फ्रांसीसी जो संबंध थे उसके बारे में पढ़ेंगे। बट ये लेक्चर यहाँ पे अभी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।